जब बुढ़ापे में अकेले ही रहना है तो औलाद को क्यों पैदा करें? क्यों उनको पढ़ा लिखा करके काबिल बनाएं जो हमें बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दें? क्यों लोग मरते हैं आज अपने औलाद के लिए? आज की कहानी इसी विषय पे है, एक सच्ची घटना पे आधारित है। मैं अमित श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अमित श्रीवास्तव ऑफिशियल पे, और आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी, पसंद आएगी और निश्चित ही आप लोगों के जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल देगी। हमेशा की तरह मैं अपने परिसर में बैठे भिखारियों का स्वास्थ्य जांच कर रहा था। स्वास्थ्य जांच और फ्री का मिलने वाली दवाओं के लिए भीड़ लगाए लोग कतार में खड़े थे। अनायास ही मेरी नज़र दूर एक बुजुर्ग की तरफ गया। साफ सुथरा कपड़ा पहने, घुघराले बाल, सीधी नाक और उनके दाहिने टखने पर से पैर कटा हुआ था और उनकी बैसाखी उनके पास रखी थी। मेरा यकीन था कि वो भिखारी नहीं है, लेकिन तभी मैंने देखा कि आते जाते लोग उनको कुछ दे रहे थे और वो ले रहे थे। मेरा यकीन गलत हो गया और मुझे अंदाज़ा लगा कि वो भिखारी ही है। उत्सुकतावश मैं उठ करके उनके पास के तरफ बढ़ा। तभी लोग आवाज़ उठाए, अरे डॉक्टर साहब उधर मत जाइए, वो बूढ़ा तो पागल है। लेकिन मैं रुका नहीं और मैं उनके पास गया। मुझे लगा कि मुझे भी देख करके वो अपना हाथ फैला देंगे, लेकिन यहाँ भी मेरा अंदाज़ा गलत हुआ। वो हमारे सामने हाथ फैलाया ही नहीं। फिर मैंने बोला, बाबा आपको भी कोई शारीरिक परेशानी है क्या? वो अपना बैसाखी उठते हुए बोले, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, I think I had some problem in my right eye. इतनी अच्छी अंग्रेजी, फ्लुएंट इंग्लिश, मैं तो चौंक गया। फिर मैंने उनकी आंखें देखी, पका हुआ मोतियाबिंद था। मैंने बोला, बाबा पका हुआ मोतियाबिंद है? उन्होंने बोला, ओह कॉन्ट्रैक्ट, आई हैड कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन इन माई लेफ्ट आई एट रूबी हॉस्पिटल। उन्होंने ऐसा बोला। बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग बोले, मैं तो यहाँ रोज़ 2 घंटे भीख मांगता हूँ सर। मैंने बोला, लेकिन बाबा क्यों? मेरे हिसाब से तो आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं। बुजुर्ग बोले और हंसे, पढ़े लिखे? मैंने बोला, बाबा आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने बोला, नो नो डॉक्टर, I would not hurt you. If I hurt you, sorry. हर्ट की कोई बात नहीं है बाबा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप यहाँ कर क्या रहे हैं। बुजुर्ग, समझ के भी क्या करोगे डॉक्टर? अच्छा चलो उधर बैठते हैं, नहीं तो लोग तुम्हें भी पागल ही समझेंगे। करीब की एक टपरी पे हम दोनों जा कर के बैठे। वो टपरी वीरान पड़ी हुई थी। मैंने बोला, हाँ बाबा बताइए। बुजुर्ग ने अंग्रेजी में ही शुरुआत की, वेल डॉक्टर, आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर। मैं एक कंपनी में सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर था। एक नए को सिखाते सिखाते मशीन में मेरा पैर फंस गया और मेरे हाथ में आ गई है बैसाखी। कंपनी वाले ने मेरा पूरा इलाज कराया और कुछ पैसे दे करके मुझे घर पे बैठा दिया। लंगड़े बैल को कौन काम देता है डॉक्टर? उस पैसे से मैंने एक मकान बनाया और एक वर्कशॉप डाला, जो वर्कशॉप चलने लगा। मेरा बच्चा भी, मेरा एक ही बेटा था, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर था। हम दोनों मिल करके वर्कशॉप चलाने लगे। वर्कशॉप चल निकला। धीरे धीरे एक कंपनी खोल दिया। मैं चकराया और बोला, फिर बाबा आप यहाँ कैसे? बाबा बोले, मैं किस्मत का शिकार हूँ बेटा। बेटे ने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी और घर दोनों बेच दिया और अपने बीवी बच्चों को लेकर के जापान चला गया और हम जापानी गुड्डे गुड़िया यहीं रह गए।
ऐसा कह करके उन्होंने हंसने लगे। हंसना भी इतना करुण होता है, ये मैंने पहली बार अनुभव किया। फिर मैंने बोला, लेकिन बाबा आपको इतना अनुभव है कि आप तो कहीं भी लात मारो तो पानी निकल जाए। अपने कटे हुए पैर की तरफ इशारा करके बाबा बोले, कहाँ और कैसे लात मारूं, बताओ मुझे अपनी बातों पर शर्मिंदगी हुई और बुरा भी लगा। फिर मैंने बातों को संभालते हुए बोला, आपका इतना अनुभव है, इतने सालों का अपने क्षेत्र में अनुभव है कि आप जहाँ भी चाहें वहाँ नौकरी आपको मिल सकती है। फिर बोला, हाँ, इसी बल पे तो मैं एक वर्कशॉप में नौकरी करता हूँ, 8,000 रुपये महीना मिलता है मुझे। मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने पूछा, लेकिन बाबा आप यहाँ पे कैसे? बुजुर्ग बोले, बेटे को जाने के बाद मैंने एक टीन के चाल में मकान किराए पे लिया और मैं और मेरी पत्नी जो पैरालिसिस है, उठ बैठ नहीं सकती, वहाँ रहने लगे। 8 से 5 मैं नौकरी करता हूँ और 5 से 7 2 घंटे मैं भीख मांगता हूँ। उसके बाद मैं घर जाता हूँ और तीनों के लिए मैं खाना बनाता हूँ। मैं फिर चकराया, चौंक गया। अरे बाबा, आप तभी बोल रहे हैं कि मैं और मेरी पत्नी रहते थे, अभी खाना तीनों के लिए बनाते हैं, ये तीसरा कौन है? बाबा चुप रहे, फिर बोले, डॉक्टर, मेरे बचपन में ही मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। मेरा एक जिगरी दोस्त था, उसकी माँ भी मुझे बेटे की तरह ही पाली थी। पिछले 2 साल पहले मेरे दोस्त का निधन हो गया हार्ट अटैक की वजह से। अब मैं उसकी माँ जो 92 साल की हैं, उनको भी मैं अपने साथ लाया और वो भी हमारे साथ रहती हैं। मैं अवाक रह गया। मैंने सोचा, ये बाबा गजीब जीवट आदमी है, खुद की पैर नहीं है, एक पैर नहीं है, बीवी पैरालाइज है, टप्पर के मकान में रहते हैं और एक दोस्त की माँ को भी उठा लाए 92 साल की। फिर मैंने पूछा, बाबा आपका बेटा आपको रोड पे छोड़ के चला गया, आपको बुरा नहीं लगता? नो डॉक्टर, अरे वो सब कुछ उसी का था, उसी के लिए तो कमाया था और उसने ले लिया, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? लेकिन बाबा, लेने की ये कौन सी तरीका होता है? ये तो सरासर लूट हुई। अब आपका यहाँ भीख मांगने का कारण भी मुझे पता चल गया। 8,000 रुपये में आप तीनों का गुजारा नहीं चलता है, इसीलिए आप यहाँ पे 2 घंटा भीख मांगते हैं। बुजुर्ग बोले, नो डॉक्टर, आप यहाँ फिर भी रांग हैं। 8,000 में हम तीनों की गुजारा चल जाता है, लेकिन मेरे दोस्त की जो माँ है, उनको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों बीमारी है। 8,000 में गुजारा तो चल जाता है, लेकिन उनकी दवाइयाँ नहीं हो पाती हैं। मैं रोज़ यहाँ 2 घंटे बैठता हूँ और भीख मांगता हूँ। मेडिकल स्टोर वाला मुझे पूरे महीने की दवा उधार दे देता है और रोज़ जितने पैसा मुझे मिलता है भीख में, मैं मेडिकल स्टोर वाले के पास रोज़ जमा कर देता हूँ। मैं भीख में सिर्फ पैसे ही लेता हूँ और कोई सामान नहीं लेता, क्योंकि मुझे उनकी दवाइयों का पैसा जमा करना होता है। मैंने अपलक उनको देखा और सोचा, इन बाबा का बेटा खुद को छोड़कर चला गया है और ये खुद दूसरे की माँ को पाल रहे हैं। मैंने काफ़ी अपने आप को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखें भर गई। मैंने भरे गले से बोला, बाबा आप किसी दूसरे की माँ के लिए यहाँ रोज़ भीख मांगने आते हो? बुजुर्ग बोले, अरे दूसरे की माँ का? अरे मेरे बचपन में उन्होंने बहुत किया है मेरे लिए, अब मेरी बारी है। मैंने उन सबसे बोल दिया है कि 5 से 7 मुझे कोई और काम मिल गया है। मैंने पूछा, अगर उनको पता चल जाए कि आप यहाँ भीख मांगने आते हो तो? अरे कैसे पता चलेगा, मेरे सहायता के बिना वो तो उठ नहीं पाती हैं, तुम्हें पता कैसे चलेगा? मुझे भी हंसी आई। फिर मैं सोचा और मैंने बोला, बाबा अगर मैं माँ जी के लिए नियमित दवाएं दे दूं तो कैसा रहेगा और आपको भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। उन्होंने बोला, नो डॉक्टर, आप भिखारियों के डॉक्टर हैं,
अगर आप माँ जी को दवा देंगे तो भी भिखारी कहलाएंगे। अभी मैं समर्थ हूँ, उनका बेटा हूँ मैं। मुझे कोई भिखारी कहे वो चलेगा, लेकिन माँ जी को कोई भिखारी कहेगा वो मुझे मंजूर नहीं है। ओके डॉक्टर, अब मैं चलता हूँ। मुझे घर पहुँच के खाना भी बनाना है उन लोगों के लिए। मैंने निवेदन स्वरूप बाबा का हाथ पकड़ कर कहा, भिखारियों को डॉक्टर समझ करके नहीं, अपना बेटा समझ करके मेरे दादी के लिए दवाएं स्वीकार कर लीजिए। उन्होंने मेरा हाथ तुरंत छुड़ाया और बोला, नो डॉक्टर, अब रिश्ते में मुझे मत मारो। एक गया है मुझे छोड़ करके, अब तुम भी स्वप्न दिखा करके मुझे छोड़ करके चले जाओ। अब दर्द सहने की क्षमता नहीं है मुझ में, अब मैं नहीं सह सकता। ऐसा कह करके बाबा ने अपनी बैसाखी उठाई और जाने लगे। और जाते समय एक हाथ मेरे सर पे रखा और ममता भरी आवाज़ में बोला, अपना ख्याल रखना बेटे। मैं उनकी तरफ देखता रहा और वो चले गए। शब्दों के द्वारा मेरे दिए गए ऑफर को उन्होंने तो ठुकरा दिया था, लेकिन मेरे सिर पे उन्होंने हाथ रख कर ये एहसास दिला दिया, कहीं न कहीं उन्हें ये रिश्ता स्वीकार है। उस पागल कहे जाने वाले मनुष्य के पीठ फेरते ही अनायास मेरे हाथ उनके हाथ जोड़ने पे उठ गए और मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया उनके पीछे। हमसे भी अधिक दुखी और अधिक विपरीत परिस्थितियों में जीने वाले लोग हैं। हो सकता है इन्हें देख करके हमारा दुख कम प्रतीत हो, लेकिन दुनिया में जीने का नज़रिया बदल जाएगा। हमेशा अच्छा सोचें और हालात का सामना करें, और कहानी से कुछ समझ में आया तो जीवों पे दया करें और अपने बच्चों में परोपकार का भावना पैदा करें, जिससे मानवता जिंदा रहे और जीवन कुछ आसान बनाया जा सके। बुरी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। इसी के साथ इस कहानी को मैं समापन करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को कहानी ज़रूर पसंद आएगी, और पसंद आई होगी तो अपनों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आज इस कहानी का समापन करता हूँ। आपका अपना अमित श्रीवास्तव। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।